मैम, आपने पूरे वर्ल्ड में 800 से ज्यादा प्रॉपर्टीज देखी हैं और बहुत सी जगह इन्वेस्ट भी किया है। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले आपने एंशिएंट डेल्सवर्थ कैसल खरीदा था। उसके सामने तो ये विला कुछ भी नहीं है। एंशिएंट डेल्सवर्थ कैसल का नाम सुनकर जोसेफ और टोनी पहले तो सरप्राइज्ड रह गए। फिर जोसेफ हंसते हुए बोला, टोनी, सुना तूने? इसने एंशिएंट डेल्सवर्थ कैसल खरीदा है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा होती है। और यहाँ आते हुए मैंने फोनिक्स इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में अपनी टीम से पूछा। उन्होंने बताया कि इस नाम से एक कंपनी तो जरूर है, लेकिन वो बस 1 महीने पहले ही रजिस्टर्ड हुई है। ना ही उसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन्ड है, ना ही कोई लोकेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रीना नाम की किसी लड़की की कोई डिटेल नहीं है। ये सुनकर रीना अंदर से थोड़ा घबराने लगी और उसने आरव की तरफ देखा। अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम लोग स्कैमर हो और यहाँ की एक्सपेंसिव चीजें चुराने ही आए हो। Am I right? स्कैमर वर्ड सुनकर मोनिका की हालत टाइट हो गई। यहाँ के सारे विलास बहुत एक्सपेंसिव थे और उनमें बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें रखी थी जिनकी वैल्यू लाखों में थी। अब एक भी चीज अगर गायब होती तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोनिका की होती। ऐसे में उसे अपनी जेब से वो पैसे भरने पड़ते। मैं तो कहता हूँ पुलिस को कॉल करो, तभी ये स्कैमर्स अपना मुंह खोलेंगे। पुलिस का नाम सुनते ही रीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आरव अब तक सब कुछ शांत होकर सुन रहा था। अब उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों दिखने में जितने रिच हो, अंदर से उतने ही बेवकूफ हो। सोचो, अगर पुलिस आ भी गई तो क्या करेगी? बिना किसी एविडेंस के पुलिस किसी को क्यों पकड़ेगी, बल्कि तुम्हें ही वो 4 डंडे मारेगी। ये सारी बकवास बंद करो और बताओ कि तुम ये विला खरीद रहे हो या नहीं। और हाँ, अगर नहीं खरीद सकते हो तो फालतू में ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम हाई क्लास हो। अब आरव को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो जोसेफ और टोनी को घूरते हुए बोला, रीना मैम, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये विला खरीद लें, लेकिन इसका डेकोरेशन बहुत एवरेज है और कुछ खास क्लास नहीं इसमें, तो आप बाद में इसको बदल सकती हैं। इसके बाहर की ग्रीनरी भी ओल्ड स्टाइल की है। मुझे पता नहीं है कि ये रीग्रो हो सकती है या नहीं। आरव के मुंह से ये सब सुनकर मोनिका दंग रह गई। उसके लिए तो आरव एक ड्राइवर ही था। उसने तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स रीग्रो हो सकती है सर। विला के आसपास की 100 मीटर की लैंड ऑनर की ही होगी। वो उसमें जो चाहे कर सकते हैं। मैम, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मेरा सजेशन है कि आप इसे खरीद लें। रीना तुरंत आरव का इशारा समझ गई। पहले उसने जोसेफ और टोनी की तरफ एटीट्यूड से देखा और फिर मोनिका से बोली, तो फिर ठीक है, मैं ये विला खरीद रही हूँ। अब दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। रीना की बात सुनकर मोनिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जानती थी कि इस अकेले विला से उसका कमीशन बहुत बनेगा। उसे अब कुछ टाइम तक काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम, आप डाउन पेमेंट करके पैसे इंस्टॉलमेंट में देना चाहेंगी या फिर एक साथ सारा पेमेंट करेंगी? फिर आरव ने जोसेफ और टोनी को देखा और बोला, मैम, ये विला इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रही हैं, इसलिए वो एक साथ ही पेमेंट करेंगी। तुम दोनों अभी तक बेवकूफों की तरह खड़े क्यों हो? चलो निकलो यहाँ से। तुम क्यों इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो? ये मत भूलो कि तुम बस एक ड्राइवर हो और ये विला तुमने नहीं खरीदा। हाँ, ये विला मैंने नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी मैं स्मार्ट हूँ। मुझे पता है कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए और कहाँ पर नहीं, लेकिन तुम लोगों में तो दिमाग ही नहीं है, इसलिए अब यहाँ से दफा हो जाओ। इतना करने की जरूरत नहीं है और अभी तक तुमने पेमेंट नहीं की है। जब पेमेंट डन हो जाए तब बात करना। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि हमें यहाँ से भगाकर तुम यहाँ से बच निकलोगे? हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम पेमेंट नहीं कर देते। मिस मोनिका, आप हमें बैंक डिटेल्स दीजिए जिस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करनी है। मोनिका ने आरव और रीना को बैंक डिटेल्स दे दी। मिस मोनिका, आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए। 25 करोड़ एज अ डिपॉजिट ट्रांसफर कर दिए हैं। मैम, बाकी के 25 करोड़ एग्रीमेंट साइन होने के बाद करेंगी। आरव ने पेमेंट करते टाइम अपना कार्ड यूज किया था। मोनिका ने तुरंत फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉल किया और इसकी जानकारी ली। मैम, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपडेट आई है कि उनके पास पैसे नहीं पहुँचे। ये सुनते ही जोसेफ और टोनी जोर जोर से हंसने लगे। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? अमाउंट ऑन द वे है, उसे आराम से पहुंचने दो। ये भी एक फैक्ट था कि 25 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट था और ये इम्पॉसिबल था कि इतना बड़ा अमाउंट रियल टाइम में पहुंच जाए। बड़े अमाउंट में थोड़ा टाइम डिफरेंस तो होता ही है। तो तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारा पैसा हवा में तैर रहा है? और दोनों एक बार फिर आरव का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। जोसेफ ने एक सोफा मंगवाया और उस पर बैठ गया। कम हियर टोनी, अभी तो बहुत सारा ड्रामा बचा हुआ है। और मोनिका, ऐसे स्कैमर से बचकर रहा करो। ऐसे किसी को भी विला दिखाने यहाँ मत ले आया करो। जोसेफ,
वो तो हमारे बहुत सारे पैसे स्काई टॉप प्रोजेक्ट लेने में चले गए और वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ भी नहीं आया। नहीं तो ये विला तो मैं कब का खरीद चुका होता। अरे कोई बात नहीं टोनी, हमारी कंपनीज आपस में कोलैब करके काम करेंगी और फ्यूचर में बहुत पैसे बनाएंगी। वैसे भी हम तो मनाली को डेवलप करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मोनिका इनकी बातें सुन रही थी और जानती थी ये दोनों बहुत रिच हैं, इसलिए उसने भी थोड़ी बटरिंग कर दी। आई नो, प्राइम एसेंस और ग्रेट वॉल होल्डिंग्स यहाँ की बहुत बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ के डेवलपमेंट में इन कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है और जोसेफ सर और टोनी सर, आप दोनों इस सिटी का फ्यूचर हो। मोनिका के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उन दोनों को बहुत अच्छा फील हुआ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मोनिका। फ्यूचर में मैं और टोनी दोनों ही अपने फादर्स की जगह लेंगे और अच्छा काम करेंगे। हम किसी के ड्राइवर बनकर दूसरों को एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। तभी मोनिका का मोबाइल बजा। उसने कॉल पिक किया और थोड़ी देर तक बात की। कांग्रेचुलेशंस रीना मैम, आपने जो पैसे ट्रांसफर किए थे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंच गए हैं और कंपनी ने आपको 5% का डिस्काउंट भी दिया है। अब हम एग्रीमेंट साइन करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सुनकर जोसेफ और टोनी के फेस की सारी स्माइल चली गई। अब रीना ने गुस्से से उन दोनों को देखा। सुना तुम लोगों ने? चलो अब निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस एक विला ही तो खरीदा है। मेरी फैमिली के पास 6 विला हैं, उनमें से किसी की वैल्यू 50 करोड़ है। अब जोसेफ कुछ नहीं बोल पाया और वो दोनों चुपचाप वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आते ही जोसेफ गुस्से में चिल्लाया, आखिर कौन है ये लड़की जिसके पास इतना पैसा है और हम जानते भी नहीं इसे? कोई बात नहीं जोसेफ, छोड़ो उस लड़की को। मे भी सच में उसके पास बहुत पैसा है। सुना नहीं, वो लोग कंपनीज में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। यार मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं, मुझे प्रॉब्लम है इस लड़के से। लास्ट टाइम भी इसने ऐसा ही कुछ फकअप था जब तुम्हें कियारा अग्रवाल के साथ लंच करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, और अब इतनी पैसे वाली लड़की के साथ घूम रहा है। इसका लक बार बार साथ दे रहा है। अरे यार वो कुछ भी नहीं है, कब तक लक के सहारे चलता रहेगा? कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही। अपना उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं। और उसके बाद वो दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले गए। इधर मोनिका ने एग्रीमेंट के पेपर्स रीना के हाथों में दिए, लेकिन रीना इन्हें साइन नहीं कर सकती थी। वो तो आरब को ही करना था। अब यहाँ वो फंस गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे निकले। मैं कंपनी के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही हूँ और इसके लिए मुझे कंपनी के जनरल मैनेजर के साइन चाहिए होंगे। आप प्लीज मुझे ये पेपर्स दे दीजिए, मैं साइन करके आपको भिजवा दूंगी। नो प्रॉब्लम मैम, मैं आपके मैसेज का वेट करूंगी। ये लीजिए स्पेयर की, आप जब भी चाहें अपने घर आ सकती हैं। रीना ने स्पेयर की ली और उसके बाद मोनिका वहाँ से निकल गई। सर, ये जोसेफ और टोनी आपको जानते हैं क्या? आपने खुद को उनके सामने ड्राइवर क्यों बताया? हाँ जानते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और मैंने ड्राइवर नहीं बताया, उन्होंने खुद समझा। खैर मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे जितना लो प्रोफाइल जाने उतना ठीक है। रीना सरप्राइज थी। वो अपनी लाइफ में पहली बार किसी ऐसे बॉस से मिली थी जो खुद को इतना लो प्रोफाइल रखना चाहता था। रीना ने वो पेपर्स आरब को दिए और बोली, सर इन पेपर्स में साइन कर दीजिए। आरब ने वो पेपर्स लिए और उसमें नाम वाली कॉलम में अदिति का नाम लिख दिया। Who is अदिति सर? अदिति इज माई वाइफ। ये विला मेरी तरफ से उसे गिफ्ट होगा। रीना, तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। हमें अदिति से इस बात को छिपा कर रखना है कि ये विला मैंने उसे गिफ्ट किया है, और मौका मिलते ही इस पर अदिति का सिग्नेचर ले लेना। ठीक है सर। सर, इस बात से आपकी वाइफ को बहुत खुशी होगी कि ये गिफ्ट आपने दिया है, फिर आप उनसे छुपा क्यों रहे हैं? सवाल पूछना तुम्हारा काम नहीं है रीना, हमारे बीच का एग्रीमेंट याद है ना? आरब का जवाब सुनते ही रीना चुप हो गई। उसके बाद आरब ने एक बार पूरा विला घूमा और बोला, सबसे पहले यहाँ डेली यूज की चीजें लानी पड़ेंगी, जिससे यहाँ घर वाला फील आना स्टार्ट हो। इसके बाद फिर वो दोनों मॉल पहुँचे और सुपरमार्केट में घुस गए। आरब और रीना चीजें ले ही रहे थे कि आरब की नजर शनाया और अद्वैत पर पड़ी। शनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए जीजू कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस टाइम पर तो आपको अपनी जॉब में होना चाहिए था। मैं अपने जॉब पर ही हूँ शनाया। आरब को नीचा दिखाने का अद्वैत के पास ये अच्छा मौका था। आरब, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बार झूठ बोलकर निकल जाओगे?
और किसी को पता नहीं चलेगा। तुम इस लड़की के साथ स्लीपर्स खरीद रहे हो, टूथपेस्ट खरीद रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों कहीं शिफ्ट होने वाले हो। शनाया को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। जीजू, अदिति दी आपसे बहुत प्यार करती है, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए जिससे वो हर्ट हो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। रुको, मैं तुम्हें अभी मिलवाता हूँ। उसके बाद उसने रीना को आवाज दी। मैम, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है शनाया, और ये दूसरा इंसान ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हेलो शनाया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे डेली यूज की काफी चीजें खरीदनी थी और अकेले ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने आरव से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की। रीना वैसे भी बहुत स्मार्ट थी। जैसे ही आरव ने उसे अपने पास बुलाया, वो समझ गई थी कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन शनाया उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थी। क्या आप अपना नाम बताएंगी और आपका जॉब क्या है? ये मिस रीना है। आप इन्हें ही बोलने दो ना, ये कम से कम अपने बारे में तो बता ही सकती है। मेरा नाम रीना है और मैं फिनिक्स इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टर हूँ और अभी रिसेंटली आरव से एक इन्वेस्टमेंट डील के बारे में बात चल रही है। रीना का ये इंट्रोडक्शन आरव ने ही रिवर वे में दिया था और रीना को ये अच्छे से याद था, इसलिए उसने बिना हेजिटेशन के बोल दिया। क्या आप और भी कुछ पूछना चाहती हैं या हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करें? शनाया, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऑफिस टाइमिंग्स के बाद घर में मिलकर बात करते हैं। यहाँ अब और सीन मत क्रिएट करो, अदरवाइज मेरी जॉब चली जाएगी। शनाया, तुम अभी के अभी अदिति को कॉल करो, उसे आकर अपनी आंखों से देखने दो कि ये उसके पीठ पीछे क्या करता है। आरव को अद्वैत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अदिति के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अद्वैत के इंटेंशन से प्रॉब्लम थी। अद्वैत, दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? तुम्हारे फादर ने तो अपनी होटल बेच दी और अब तुम्हारे पास भी जॉब नहीं है, तो क्या तुम अब अपनी पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहने वाले हो? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि मैं पूरी लाइफ उन पर डिपेंडेंट रह सकूं, समझे तुम? तभी आरव ने रीना की तरफ देखा और उसे गुस्सा करने का इशारा किया। मैम, आई एम सो सॉरी फॉर टुडे। आपको मेरी वजह से ये सब फेस करना पड़ा। आरव, मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर से कोई मतलब नहीं और मुझे इसमें ना ही डालो तो बेटर होगा। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो तो साफ बोलो, मैं तुम्हारे बॉस को कॉल कर लूंगी। नहीं मैम, प्लीज आप बॉस को कॉल मत करिए, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। मुझे अपना घर चलाने के लिए जॉब की बहुत जरूरत है। मेरे पेरेंट्स रिच नहीं हैं। रीना गुस्से का एक्सप्रेशन देते हुए वहाँ से निकल गई। अब तुम दोनों खुश हो? अगर मेरी जॉब गई तो शनाया, तुम अदिति के सामने ये सब कुछ एक्सप्लेन करोगी। और फिर आरव भी मैम मैम चिल्लाता हुआ रीना के पीछे पीछे चला गया। अद्वैत, कहीं हमने सच में तो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया? क्या फर्क पड़ता है अगर हमने किया भी होगा तो? वैसे भी हमने ये सब कुछ अदिति के लिए किया है। इधर जैसे ही आरव और रीना सुपरमार्केट से बाहर निकले, रीना ने सबसे पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट किया। सर, आपने मुझे एज अ सेक्रेटरी हायर किया है या एज एन एक्टर? मुझे हर टाइम एक्टिंग करनी पड़ती है। मुझे डर है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। लेकिन तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो। अब हमें दूसरे सुपरमार्केट चलना होगा और ये सब सामान हम नहीं ले जा सकते, इसे इन लोगों ने देख लिया है। उसके बाद उन दोनों ने दूसरे सुपरमार्केट में जाकर अपनी जरूरत का सामान खरीदा और आरव ने उसे सीधा रिवर वेवेला डिस्ट्रिक्ट डिलीवरी करने को कहा। उसके बाद इवनिंग में आरव ने अदिति को पिक किया और वो लोग घर आ गए। रात को डिनर के टाइम अदिति बोली, आज मुझे शनाया का कॉल आया था। वो बोल रही थी कि तुम दोनों सुपरमार्केट में मिले थे। हाँ, मिले थे हम। मैं रीना मैम की शॉपिंग में हेल्प कर रहा था और उसे लगा कि हम सीक्रेट अफेयर में हैं, जिससे मैम गुस्सा हो गई। हालांकि उन्होंने मेरे बॉस को कॉल नहीं किया। अच्छा, शनाया ने भी मुझे मिसअंडरस्टैंड करने के लिए सॉरी बोला। उसने ये भी बताया कि तुम्हारी मैम हाई क्लास इन्वेस्टर है और बहुत खूबसूरत है। आरव समझ रहा था कि अदिति के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यस, दिस इज ट्रू। वो बहुत इंटेलिजेंट और खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ये सुनकर अदिति मुस्कुराने लगी। एक्चुअली मैम अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ न्यू घर में शिफ्ट हो रही हैं, इसलिए उन्हें डेली यूज की कुछ चीजें चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे हेल्प करने को कहा। लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों कहा, अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं कहा? उनका बॉयफ्रेंड एक कंपनी का बॉस है और वो एक मीटिंग में बिजी था, इसलिए वो मुझे अपने साथ ले गई। और हाँ, मैंने मैम से सुना है कि उन्होंने मिस्टर रणवीर की कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है। ये सुनकर अदिति थोड़ा शॉक हो गई। उसने सुना तो था कि किसी ने उसकी कंपनी के कुछ शेयर्स ले लिए थे, लेकिन वो बायर का नाम नहीं जानती थी।
ओह, तो वो तुम्हारी रीना मैम ही है। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि गोल्डन गेट रियल एस्टेट कंपनी के अलावा उन्होंने नॉवल वेबसाइट्स, लाइव स्ट्रीमिंग एप्स, होटल्स में भी काफी इन्वेस्ट किया है। वो 1-2 दिन में तुम्हारे ऑफिस आएंगी मीटिंग के लिए। आरव ने जानबूझकर रीना की मीटिंग गोल्डन गेट रियल एस्टेट में फिक्स कर दी थी, जिससे अदिति रीना को अपने ऑफिस में देख लेगी तो उसका शक पूरी तरह से दूर हो जाएगा। अदिति कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर थी, इसलिए वो कंपनी के बारे में काफी कुछ जानती थी। उसे पता था स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट में कंपनी ने कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया था, तो फिर जो कंपनी गोल्डन गेट रियल एस्टेट में पैसे लगा रही है तो वो कितने पैसे वाली कंपनी होगी। इधर आरव ने रणवीर जी को कॉल करके रीना की मीटिंग के बारे में सब बता दिया था और डे आफ्टर टुमारो मीटिंग भी फिक्स कर दी थी। अगली सुबह जब अदिति कंपनी के अंदर घुसी तो काफी खुशफुसाहट चल रही थी। सुना तुमने, कल कोई हाई क्लास इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है कि हमारी कंपनी को किसी इन्वेस्टर ने एक्वायर कर लिया है। अदिति ने आरव से कल रात इसके बारे में सुना ही था, तो उसे इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो था। तभी मिस्टर रणवीर ने कंपनी के सारे हायर अथॉरिटीज की मीटिंग बुला ली। गाइस, आपने सुना होगा कि हमारी कंपनी को एक इन्वेस्टर ने एक्वायर किया है, लेकिन आपको बायर्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा। वो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं और मैं आपको बता दूं कि कल वो बायर हमारी कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। ये सुनते ही एम्प्लॉयज में कानाफूसी स्टार्ट हो गई। हमारी कंपनी किसी इंटरनेशनल कंपनी के कांटेक्ट में कब आई? और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आफ्टर इंस्पेक्शन कहीं वो लोग हमारी पोस्ट ना चेंज कर दें। इधर मिस्टर रणवीर अपनी बात कंटिन्यू कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि जब वो लोग आए तो उनका ग्रैंड वेलकम किया जाए। गाइस, आप पीआर डिपार्टमेंट वाले लोग इसका खास ख्याल रखना। सर, इस बारे में आप टेंशन फ्री रहिए, हम अच्छा अरेंजमेंट करेंगे। फिर मिस्टर रणवीर ने अदिति की तरफ देखा। वो जानते थे कि ये सारा इंस्पेक्शन अदिति के लिए किया जा रहा था। उनके मन में थॉट आया कि आरव अपनी वाइफ के लिए कितने एफर्ट्स करता है। सेकंड फेज ऑफ स्काई टॉप की हेड अदिति और थर्ड फेज ऑफ स्काई टॉप के हेड मिस्टर राजीव सिन्हा, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि वो लोग स्काई टॉप प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन जरूर करेंगे। रणवीर सर की बात सुनकर अदिति थोड़ा नर्वस हो गई। यस सर, हम तैयार रहेंगे। राजीव सिन्हा कंपनी के सीनियर और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय थे। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया। सर, आप मेरी तरफ से भी टेंशन फ्री रहिए, उन्हें मुझसे किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आज की मीटिंग आप सबको अवेयर करने के लिए थी। नाउ एवरीवन गो टू वर्क। मीटिंग खत्म होते ही अदिति कंपनी से निकल गई और सीधा अपने सेकंड फेज के ऑफिस पहुंची। उसने अपने सारे एचओडीज की मीटिंग बुलाई। जोया का ट्रांसफर भी अदिति की टीम में कर दिया गया था। प्लीज आप लोगों को मैं अभी से बोल देती हूँ कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो आज ही उसे सही कर लीजिए। कल हाई क्लास लोग हमारे काम का इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, इस बार कोई फकअप नहीं चाहिए। मीटिंग के बाद जोया ने अदिति से पूछा, अदिति, क्या तुम्हें आइडिया है कि कौन आ रहा है, मेल और फीमेल? आरव ने बताया कि कोई फीमेल आने वाली है। आरव का नाम आते ही जोया को थोड़ा सरप्राइज हुआ। आरव? आरव को कैसे पता ये सब? वो तो अपनी कंपनी में काम भी नहीं करता। हाँ जोया, ये एक कोइंसिडेंस है कि ये इंस्पेक्शन मीटिंग आरव ने ही फिक्स करवाई है। जो लेडी आ रही है, आरव और उनके बहुत अच्छे टर्म हैं। जोया किसी भी तरह इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। उसे हमेशा अदिति से जेलसी होती थी। वो आज तक समझ नहीं पाई थी कि अदिति ने रणवीर सर पे ऐसा क्या जादू किया था जो इसे बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया। जब उसने सुना कि कोई लेडी आ रही है तो जोया भी उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। उसे होप थी कि अगर वो उस लेडी को खुश कर देती है तो उसका भी प्रमोशन हो सकता है। अदिति, अगर कोई इतनी रेपुटेड लेडी आ रही है तो हमें उनके वेलकम के लिए कुछ डेकोरेशन या गिफ्ट्स भी अरेंज करने चाहिए। नहीं जोया, वो सब पीआर टीम ऑलरेडी कर रही है, हमें बस अपना काम करना है। अदिति, हमें नहीं पता कि वो लेडी किस टेम्परामेंट की होगी। सोचो, अगर हम गिफ्ट्स देकर पहले ही उसे खुश कर दे तो शायद वो हमारी मिस्टेक्स को ज्यादा नोटिस ना करे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि स्काई टॉप के फंड से ये सब नहीं होना चाहिए तो इसमें मैं अपने पैसे खर्च कर लूंगी। अदिति को जोया की बात में सेंस लगा। नहीं जोया, पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन इस काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जोया खुश हो गई, लेकिन फिर उसे लगा कि आखिर वो क्या गिफ्ट्स खरीदे। अदिति, अगर आरव उन्हें इतने अच्छे से जानता है तो प्लीज तुम उसी से पूछो ना
कि हमें क्या करना चाहिए? अदिति ने आरव को कॉल करके पूछा। आरव को अदिति की बात पर अंदर ही अंदर बहुत हंसी आई। रीना मैम बहुत ही सिंपल है अदिति, उन्हें बस अच्छा काम चाहिए, इन सबसे वो दूर रहना ही पसंद करती हैं। अदिति ने सेम यही बात जोया को बता दी, लेकिन जोया को ये अच्छा नहीं लगा। तुम और आरव बिल्कुल सेम हो, थोड़ा भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। ठीक है, मत करो, मैं खुद अपने लेवल पर कर लूंगी। अब जब जोया इतनी जिद कर रही थी तो अदिति मान भी गई और सब कुछ उसी पर छोड़ दिया। इधर रीना अपने नए कैरेक्टर की अच्छे से प्रिपरेशन कर रही थी। उसने अपने सबऑर्डिनेट के तौर पर 5-7 एलिट्स हायर किए थे और अगले दिन अपनी पॉश से वो सीधा गोल्डन गेट रियल एस्टेट पहुँचे। रिसेप्शनिस्ट को आज के बारे में पहले से ही सब पता था, इसलिए वे खड़े हो गए। हेलो मैम। हेलो सर, क्या मैं आप लोगों के नाम जान सकती हूँ? रीना ने बस उसे एक लुक दिया, वो कुछ नहीं बोली। उसके पीछे ब्लैक सूट में खड़े सबऑर्डिनेट्स में से एक बोला, हम लोग इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, मिस्टर रणवीर पोद्दार कहाँ हैं? मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। रीना बिना लुक दिए आगे बढ़ गई और बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे अंदर। सब रीना को बहुत रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे और इस पर उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था। आरव के साथ उसे हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो खुद बॉस थी और ये फीलिंग बहुत कमाल की थी। अंदर इनके आने की न्यूज पहुँचते ही पीआर डिपार्टमेंट और कुछ एम्प्लॉय इनकी तरफ भागे आए। कंपनी के कॉरिडोर में रेड कारपेट बिछा हुआ था और कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी रखे हुए थे। वेलकम बॉस, आपसे मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने रीना के हाथों में फूलों का गुलदस्ता दिया। लाइफ में ये फर्स्ट टाइम था जब कोई रीना को इस तरह से ट्रीट कर रहा था। अंदर से उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, लेकिन वो उसे बाहर शो नहीं कर रही थी। तभी पीआर पर्सन के इशारे पर सारे एम्प्लॉय उसे गिफ्ट देने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, लेकिन आप सब अपने अपने काम पर फोकस कीजिए। आइए बॉस, मैं आपको रणवीर सर के ऑफिस ले चलता हूँ। डोंट ऑलवेज कॉल। जैसे ही अदिति को ये न्यूज मिली कि मैम इंस्पेक्शन के लिए कभी भी पहुंच सकती है, वो अंदर से थोड़ी नर्वस फील करने लगी। वो भागती हुई जोया के पास गई। जोया, रीना मैम ऑन द वे है, तुमने वेलकम के लिए कुछ प्रिपरेशन की है क्या? सब कुछ रेडी है अदिति, तुम इस बारे में टेंशन मत लो। जोया को बहुत अच्छा लगा कि अब उसकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। सारे लोग कंस्ट्रक्शन साइट के गेट पर खड़े हो गए और इंस्पेक्शन टीम का वेट करने लगे। गेट पर एक बैनर लगा था जिसमें लिखा था, वेलकम टू इंस्पेक्ट आवर वर्क। और जोया ने सबको कह रखा था कि मैम के आते ही सब लोग एक साथ वेलकम बोलेंगे। लगभग 20 मिनट के इंतजार के बाद कार वहां पहुंची। रणवीर जी, रीना विश्वास और बाकी लोग कार से बाहर उतरे। उनके उतरते ही जोया जोर से वेलकम बोली। रीना ने उस तरफ देखा और उसे लगा कि यही आरव की वाइफ अदिति होगी, लेकिन फिर रणवीर जी ने आगे बढ़ के रीना को अदिति से मिलवाया। रीना जी, इनसे मिलिए, ये हैं स्काई टॉप सेकंड फेज की इंचार्ज अदिति, यहाँ का सारा काम यही संभाल रही हैं। अब जाकर रीना को रियलाइज हुआ कि वो किसी और को ही अदिति समझ रही थी। रीना और अदिति ने हाथ मिलाया। अदिति, आप तो बहुत यंग है, इतने बड़े प्रोजेक्ट की इंचार्ज होना बहुत बड़ी बात है। आप जरूर बहुत टैलेंटेड होंगी। थैंक यू सो मच मैम, मैं बस रणवीर सर से सीख कर आगे बढ़ रही हूँ। सर मेरे लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन रहे हैं। रणवीर जी को खुद की तारीफ सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने वाकई अदिति को बहुत सपोर्ट किया था और अब जब अदिति भी ग्रेटफुल थी तो उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा था। रीना जी, क्या अब हम इंस्पेक्शन के लिए आगे बढ़ें? हाँ बिल्कुल, अदिति हमें जहाँ भी ले चलना चाहे हम रेडी हैं। तभी जोया ने अपनी टीम के सारे लोगों को इशारा किया और उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए पार्टी पॉपर्स ट्विस्ट किए और सबने जोर से क्लैपिंग की। उसके बाद जोया पूरे जोश के साथ आगे आई। हेलो मैम, आई एम जोया। मैं इस प्रोजेक्ट में अदिति मैम की असिस्टेंट हूँ और आपके लिए ये सारा डेकोरेशन और वेलकम मैंने प्रिपेयर किया है। ओह, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर दिस जोया। अंदर से रीना को ये सब कुछ खास पसंद नहीं आया था और जोया जैसे लोग वैसे भी उसे पसंद नहीं थे। उसका मानना था कि ऐसे लोग बस बड़े और रिच लोगों को खुश करने की फिराक में ही रहते हैं और खुद का प्रमोशन चाहते हैं। अब वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट में आगे बढ़ रहे थे। रीना नजर चुरा चुरा कर अदिति को देख रही थी और मन ही मन खुद से बात कर रही थी। नो डाउट अदिति बहुत सुंदर है, इसीलिए सर इस पे इतनी जान लुटाते हैं। लेकिन अगर वो सुंदर है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ।
और फिर जब रीना को रियलाइज हुआ कि काफी देर से वो सब लोग चुप थे तो वो बोली, अदिति, यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट में आपको किसी तरह की डिफिकल्टी तो फेस नहीं करनी पड़ रही? ये सुनकर अदिति थोड़ी नर्वस हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही वो वर्कर वाला इंसिडेंट हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि रीना उसी के बारे में बात कर रही होगी। नो मैम, एट दिस मोमेंट सब कंट्रोल में आ गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा। दैट आई कैन अंडरस्टैंड। स्काई टॉप इज वेरी बिग प्रोजेक्ट और आप भी बहुत मेहनत कर रही हैं। फिर रीना ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अब हम उस तरफ चलकर देखते हैं वहाँ कैसा काम चल रहा है। वो लोग आए और उन्होंने वहाँ सारा काम देखा। लगभग आधे घंटे तक इंस्पेक्शन करने के बाद वो अब ऐसे जंक्शन पर पहुँच गए थे जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का मिड पॉइंट था। स्काई टॉप के फर्स्ट फेज के कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रिश, जोसेफ और वीरेंद्र खड़े बात कर रहे थे। एक्चुअली वीरेंद्र सर, फर्स्ट फेज में हमारा बहुत पैसा लग चुका है। नो डाउट हमारी प्राइम एसेंस बहुत बड़ी कंपनी है और हमारे पास फंड भी है, लेकिन उससे हम दूसरे और भी काम कर रहे हैं, इसलिए हमें आपके बैंक से फंड चाहिए होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड जोसेफ सर, और हमारा हबीब बैंक आपको फंड दे भी देगा, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको अंदर के रूल तो पता है ना। वीरेंद्र जिस रूल की बात कर रहा था उसे कमीशन कहते हैं। बैंक्स में एक अनसेड रूल था कि अगर आपको बहुत बड़ा फंड चाहिए तो उसका कमीशन भी आपको बहुत बड़ा देना होगा, अदरवाइज वो लोग आपको फंड ही नहीं देते। सर आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, वो काम टाइम पर हो जाएगा। तभी वीरेंद्र ने देखा कि उनसे थोड़ी दूरी पर रणवीर जी के साथ रीना खड़ी थी। उसे बड़ा सरप्राइज हुआ। रणवीर जी ने भी जोसेफ और वीरेंद्र को देखा और हाय हेलो किया। जोसेफ, तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या कर रहे हो? दिस इज नॉट योर प्लेस। अंकल, मैं वीरेंद्र सर के साथ इंस्पेक्शन करने आया हूँ। पापा ने कहा कि जाओ और थोड़ा एक्सपीरियंस करो। वैसे तो रणवीर जी की गोल्डन गेट रियल एस्टेट और जोसेफ की प्राइम एसेंस कंपनीज आपस में कॉम्पिटिटर्स थी, लेकिन रणवीर वहाँ वीरेंद्र को देख कर रुके थे क्योंकि उसके साथ उनकी बातचीत थी। वीरेंद्र, बहुत टाइम के बाद दिख रहे हो तुम। यस सर, आज बस मैं इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। क्या कोइंसिडेंस है, आज मैं भी मिस विश्वास को लेकर यहाँ इंस्पेक्शन करने आया हूँ। अब जब रणवीर जी ने रीना को मिस विश्वास कहा, वीरेंद्र को और भी बड़ा झटका लगा। कौन मिस विश्वास सर? ये तो रीना है। रीना ये सब कॉन्वर्सेशन सुनकर अंदर से नर्वस तो हो रही थी, लेकिन बाहर से वो खुद को कॉन्फिडेंट ही दिखा रही थी। सर, ये तो मेरे साथ हबीब बैंक में एम्प्लॉय थी, ये कब से मिस विश्वास बन गई? क्या बात कर रहे हो वीरेंद्र? तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इनकी तो खुद की कंपनी है, फोनिक्स इन्वेस्टमेंट, और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टर हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मेरे सामने पूरे दिन बैंक में होती थी और अभी महीने भर पहले ही इसे जॉब से फायर किया गया है। मैं इसे पहचानने में भला कैसे गलती कर सकता हूँ? मुझ पर बिलीव नहीं तो इससे खुद पूछिए। तभी रीना ने अपना गला साफ किया और बोली, वीरेंद्र सर सही कह रहे हैं। मैं हबीब बैंक में जॉब करती थी और मुझे फायर नहीं किया गया था। अगर आपको याद हो तो मैंने खुद रिजाइन दिया था। रीना, अभी तुम्हें 1 महीना भी नहीं हुआ बैंक का जॉब छोड़े, तुम ये मिस विश्वास कैसे बन गई? कहीं तुमने कोई फ्रॉड कंपनी तो नहीं बना ली है? जोसेफ भी बहुत देर से रीना को नोटिस कर रहा था। वो अभी कुछ दिन पहले ही रिवर वे विला डिस्ट्रिक्ट में मिला था। हेलो रीना, हम मिल चुके हैं, आपको याद है ना? रीना ने याद करने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्या हम मिल चुके हैं? आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। आपने रिवर वे विला डिस्ट्रिक्ट में 50 करोड़ वाला सबसे महंगा विला खरीदा था। मैं अपने फ्रेंड के साथ वहीं था। ओह हाँ, अब याद आया। यस, आप वहीं थे। जोसेफ को रीना का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा। अभी कुछ दिन पहले की बात कोई कैसे भूल सकता है? वहीं अदिति को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने जिस रीना मैम के लिए इतने प्रिपरेशन किए थे उसे वीरेंद्र अपनी कलीग बता रहा था। तभी वीरेंद्र ने फिर से कहा, क्या तुमने 50 करोड़ का विला खरीद लिया? रीना, तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी नहीं सर, अच्छी कंपनी में जॉब लगी है जहाँ मेरे टैलेंट की वैल्यू है। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर मैं हबीब बैंक नहीं छोड़ती तो मुझे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती। उसके बाद रीना रणवीर जी की तरफ मुड़ी और बोली, सर, अगर इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया है तो क्या हम वापस चलें? और अगर यहाँ फंड्स को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप सीधा मुझे बोलिएगा। 10, 20, 50 करोड़ के चक्कर में यहाँ का काम नहीं रुकना चाहिए। मैं तुरंत अपनी टीम को बोलकर फंड्स ट्रांसफर करवा दूंगी। उसके बाद रीना, रणवीर जी, अदिति और उनकी पूरी टीम वहाँ से निकल गई। अब वीरेंद्र और भी सदमे में आ गया। रीना ने 10, 20, 50 करोड़ ऐसे कहा था जैसे वो
10, 20, 50 हजार हो। वहाँ खड़े खड़े उसके दिमाग में बहुत से थॉट्स चलने लगे।